तेरा नाम लेकर जिए जा रहा हूँ, तेरी आरज़ू है ज़िंदगी मेरी। अब जब मुंबई गया, जी, हाथ में आपका एक 40 कौड़ी भी नहीं था, नहीं था, एक रुपया भी नहीं एक था। रुपया भी नहीं था। तो कैसे हुआ, कैसे जाके सक्सेस मिला? तो जितना भी मैंने 6 महीने में सीखा, वो उन बच्चों को सिखाना शुरू किया जो फ़ीस नहीं दे सकते थे। तो बस मेरे लिए मेरी इज़्ज़त बहुत प्यारी है, मुझे जी, बहुत प्यार है मेरी इज़्ज़त से, जी, क्योंकि वो जी। मैंने बहुत मुश्किल से कमाई है। मुझे पहला कॉल जब आया कि राष्ट्रपति जी आपसे मिलना चाहते हैं, यार हँसना नहीं, पर टू बी फ्रैंक मेरे को पता ही नहीं था राष्ट्रपति होता क्या है भाई। साथ में एक दोस्त था मेरा अर्जुन, तो मैंने बोला, यार अर्जुन, कोई राष्ट्रपति मिलना चाहता है। रियली ऐसा ऐसा हुआ था? अरे ट्रस्ट मी, वो नहा रहा था, साबुन लगा लगा बाहर आ गया, बोला क्या बोल रहे आप? मैं बोला कोई राष्ट्रपति के जो मिलना चाहता है। बोल रहा कानों में आवाज जा रही है जो बोल रहे हो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो आप? बोला हाँ। बोला भैया राष्ट्रपति मिलना चाहता है आपसे। जनता भगवान है अपने लिए, वो है तो हम हैं, अदरवाइज तो हमारी कोई औकात नहीं है। जी। हालांकि सच बोलूं तो मेरे रियलिटी शो में आने का कोई भी मन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। मेरे को इंसान के लिए गाना ही नहीं है। इंसान क्या करेगा, सुनेगा वाह करेगा बस। मेरे को भगवान के लिए गाना है, जिसने दुनिया बनाई, जिसने इंसान को बनाया, मेरे को उसके लिए गाना है। मैं 10,000 बार जीरो से शुरू कर सकता हूँ अगर मैं जिंदा हूँ तो। ओह, क्या मुझे एक बार ही होता है प्यार? हाँ, जिसके लिए आप मरने के लिए भी रेडी हो वो एक बार ही होता है। सीरियसली, अगर एक आर्टिस्ट को धोखा मिल रहा है तो उसके लिए प्रसाद है ऊपर वाले का, ले ले। চক্রপাণি ভাইয়ের লগত বার্তালাপ করি बहुत ভাল লাগিল। বহুত ভালো লাগছে। প্ৰথমে ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰাৰ বাবে, আৰু হুকলাইন আপোনালোকে দেখিলে, থাম্বনেইল চালে, গমেই পাইছে কোন আহিছে। কিন্তু তথাপি মই পাতনি মেলাৰ আগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে শচীনে ভাৰতৰ ক্ৰিকেটৰ বাবে ইতিহাস লিখিছিল, বাল্মীকিয়ে লিখিছিল ৰামায়ণ, আৰু এই শচীন আৰু বাল্মীকিৰ নাম লৈ আন এজন কুমাৰে লিখিবলৈ ওলাইছে ভাৰতীয় সংগীতত এক বিশেষ নাম, এক বিশেষ কণ্ঠ তেওঁৰ, আৰু তেখেতৰ নাম হৈছে শচীন কুমাৰ বাল্মীকি। আৰু আজিৰ এই বাৰ্তালাপ মই হিন্দীত কৰিব লাগিব, আৰু আপোনালোকে গমেই পায় ইয়াৰ আগত কৈলাশ খেৰ হওক বা আন যিসকল বলিউডৰ আৰ্টিষ্ট আহিছিল তেওঁলোকৰ লগত হিন্দীত পডকাষ্ট কৰি মোৰ অৱস্থা কি হৈছিল। যি কি নহওক, চলাই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে আজিৰ আমাৰ এই বিশেষ অতিথিগৰাকী বলিউডৰ এগৰাকী অন্যতম কণ্ঠশিল্পী, আৰু তেখেতে ZTV সাৰেগামা পাৰ 2016ৰ ফাৰ্ষ্ট ৰানাৰ্ছ আপ আছিলে, আৰু বৰ্তমান তেওঁ গুৱাহাটীলৈ কিয় আহিছে মই আপোনালোকক ক'ম। গতিকে মই তেখেতক নমস্কাৰ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया, आप बताओ आप कैसे मैं तो बहुत अच्छा हूँ, घूम रहा हूँ, जर्नी कर रहा हूँ लाइफ में। पहले बताइए कि आप आसाम में क्यों आना पड़ा आपको? आसाम में हम लोगों ने एक एकेडमी लॉन्च की है जी। जिसका पूरा बेस गुरुकुल बेस्ड है। जी एकेडमी जी सारेगामापा आर्ट ऑफ एकेडमी, जी आर्ट ऑफ म्यूजिक एकेडमी। जी तो उसमें बच्चे आते हैं, वो रह भी सकते हैं, मीन्स जैसे गुरुकुल, अब तो गुरुकुल परंपरा कहीं बची नहीं। हाँ हाँ हाँ, तो हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है कि हम वो परंपरा वापस लेके आ सकें, जी जिसमें बच्चे आए, अपना काम भी खुद कर रहे हैं, खाने की प्लेट उठाने से लेकर के अपनी बैठने की जगह तक साफ करना, जी जी और जी फिर प्रॉपर सीखना। जी तो हमारी कोशिश है कि उस परंपरा को वापस लेके आए, जी जी जिसकी वजह से मैं और यहाँ आसाम में मौसमी जी 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 हम लोग मिलके ये काम शुरू कर रहे हैं। নিশ্চয় গম পালে, উত্তৰ গুৱাহাটীত সাৰেগামা আৰ্ট অফ মিউজিক নামেৰে এটা অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈছে, আৰু এই অনুষ্ঠানটোৰ পডকাষ্ট পাৰ্টনাৰ বাৰ্তালাপ, এইটো এটা আপোনালোকে নিজে নিজে হাত চাপৰি বজাই লওক, আৰু মই বজাব নালাগে। চ' ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ স্পেচিয়েলি মৌচুমী বাক, তেওঁ ভাবিলে যে বাৰ্তালাপক পডকাষ্ট পাৰ্টনাৰ হিচাপে ৰাখিব পাৰি, আৰু অনাগত সময়ত আমি এই বিষয়ে আপোনালোকক সকলোবিলাক তথ্য জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। सो सचिन जी, मैं आपको कैसे संबोधित करूं? सचिन कुमार वाल्मीकि? सचिन वाल्मीकि। सचिन वाल्मीकि, ओके ठीक है। वाल्मीकि हमारा धर्म है। जी जी असल में मैं जिस कास्ट से बिलोंग करता हूँ वो किसी से छुपी नहीं है। जी ठीक, लोगों का मानना है कि अजीब तरह की कास्ट थी, मीन्स ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ठीक, तो लोग ऐसा बोलते हैं कि वो शूद्र कास्ट है, जबकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता। ओके उसका रीज़न ये है,
कैसे शूद्र हो सकता है इंसान जब जिसने भगवान के 60,000 वर्ष पहले, उनके जन्म के 60,000 वर्ष पहले जिसने उनके जीवन की एक एक गाथा लिख दी, वो शूद्र कैसे हो सकता है? लोग, आपको अगर नहीं पता तो बता रहा हूँ, राम जी के जन्म के 60,000 वर्ष पहले रामायण लिखी गई, जी ठीक। और चलो रामायण लिख दी गई, ठीक है, मान लिया कि उसमें कोई हो सकता है दुराई। मुझे बहुत ज़्यादा ग्रंथ का नॉलेज नहीं है, जी पर जितना मैंने बैठ के मंदिर में सुना है, जितना समझा है अपने संतों से, राम जी के जो बेटे थे लव कुश, जिसमें से लव सिर्फ राम जी का बेटा था, हाँ कुशा को सीता जी की सोच से उत्पन्न किया गया। कुश घास होती ना, घास, उस घास से कुश का निर्माण किया गया, लव कुश। उनकी परंपरागत पूरी जो गुरुकुल वाली जो भी हमने बात की ना, तो वो वाल्मीकि आश्रम में ही हुई है। ओके राइट राइट लव कुश का जो पालन पोषण, उनकी जो पढ़ाई लिखाई, जी जो जी शस्त्र ज्ञान जो भी है उनको, जी जी वो वाल्मीकि आश्रम में ही हुआ है। जी फिर अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया, ये वही सारी बहुत लंबी कहानी है ये कहानी तो। है। और हाँ। कहानी असम में भी है। यहाँ पे सीता जखला बोल के एक जगह है, वहाँ पे सीता और लवकुश आके वाल्मीकि आश्रम में रहता था वहाँ पे। सीता को जब निकाला गया ना, जी 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 उनपे जब लांछन लगाया गया कि ये वहाँ लंका में रह के आई है, अपवित्र हो गई जी है, जी तो राम ने उनको निकाला था ना, तो वो जाके उसी कुटिया में रही है, भगवान वाल्मीकि आश्रम में ही रही है जी जाके जी वो। जी जी तो कैसे हो सकता है? लोगों की सोच है, उसको कुछ बोल नहीं सकते। मैं बिंदास मेरे नाम के आगे सचिन वाल्मीकि लगाता हूँ, मैं हूँ, वाह जिसको जो करना है करो। वाহ বঢ়িয়া। চ' এয়াই হৈছে শচীন কুমাৰ বাল্মীকি, বা আপোনালোকে ক'ব পাৰে শচীন বাল্মীকি। ইউটিউব, ইনষ্টাগ্ৰাম, ফেচবুকত যদি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰে, আৰু যিসকলে গান শুনে, যিসকলে ZTV চাইছিল, সাৰেগামাপা চাইছিল, 2016 চনত ফাৰ্ষ্ট ৰানাৰ্ছ আপ আছিল শচীন বাল্মীকি जी। सो मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ कि आप जी 2-3 इंटरव्यू में बोल चुका है कि मैं जहाँ निगेटिविटी रहता है वहाँ हाँ पे मैं देखता भी नहीं हूँ। हाँ, मैं नहीं जाता। पहले बताइए मेरे रूम पे निगेटिविटी है क्या? अगर होती सर तो मैं आपके साथ बैठा होता। बहुत बहुत बट धन्यवाद। इवन बहुत पॉजिटिव आपका बिहेवियर, आपका नेचर बहुत पॉजिटिव, थैंक यू सो आपकी जो मच, टीम है बहुत पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। और एक रूम में वाइब होती है ना, वाइब, जी जी कि आप जिससे मिल रहे हो सामने वाले से, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिससे भी मिलता हूँ मैं उसके बारे में समझ लेता हूँ, उसको जी देख जी के। सर। तो आपसे मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं हंस रहा हूँ स्माइली चेहरे से। मीन्स कंफर्टेबल बैठा हूँ, बहुत कंफर्टेबल हूँ मैं यहाँ थैंक यू सो मच। और 30 मिनट आपको कंफर्टेबली बैठना है अभी। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप जब मुंबई गया, पे। जी, हाथ में आपका एक 40 कौड़ी भी नहीं था, नहीं था, 1 रुपया भी नहीं एक था, रुपया भी नहीं था। तो कैसे हुआ, कैसे जाके सक्सेस मिला? लोग ऐसा बोलते हैं कि मुंबई जिसको अपनाती है उसको बुला लेती है। जी 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 तो मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई से मुंबा देवी माता का बुलावा ही आया था मुझे, जी क्योंकि सारेगामा हमारा जब सीज़न ख़त्म हुआ, मैं चला गया था घर। हाँ अब मुझे नहीं पता, मैं एकदम एक मासूम इनोसेंट लड़का होता ना, मैं वही था। आज हूँ कि नहीं मालूम नहीं, पर उस वक्त मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या करूँगा जाके, सारेगामा के बाद मुझे क्या करना है। तो बोलते हैं ना, भगवान जरिया निकाल देता है। डेफिनेटली। एक प्रोग्राम के थ्रू एक सज्जन से मुलाकात हुई, यशराज टोंगिया नाम जी था उनका। जी। तो उन्होंने मुझे रहने के लिए जगह दी, मुंबई जैसी जगह में हम्म, जहाँ पे कोई फ्री में कुछ नहीं करता। हम्म। तो उन्होंने मुझे रहने के लिए घर दिया, ठीक। कीबोर्ड नहीं था मेरे पास, तो मुझे कीबोर्ड खरीद के दिया। मीन्स वो प्यार करते थे मुझे, बहुत बहुत सम्मान करता, उनका एहसान है मेरे पे। बाकी भी पीछे भी बहुत सारी चीज़ें, वो मैं नहीं बताऊँगा, पर हाँ, उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो ये हैं जी कि उन्होंने मेरी हेल्प तो बहुत की, जिस वजह से मैं मुंबई में सरवाइव कर पाया। देन उसके बाद तो फिर सारेगामा लिटिल चैम्प जो आया था 2017 में, उसमें मैं एज अ ग्रूमर मैंने काम शुरू किया था। और टचवुड तब से आज तक एक ऐसा कोई है नहीं मुंबई में जो शायद जानता ना हो जी मुझे। जी जी जी। आप 7 साल बरस में एज महाराष्ट्र में, जी जी। एज उसके उस टाइम आपका 7 साल था, 7 इयर्स था, तब से आप मतलब गाना गा रहे हैं। हाँ, गाना तो मैं 7 साल की एज से गा रहा हूँ। कैसे पता चला आपके अंदर ये स्किल है? खुद को पता, खुद ही पता चला या उसने बताया नहीं नहीं कि? नहीं, दिए को कभी नहीं पता चलता कि उसके अंदर रोशनी है। किसने बताया था? मम्मी। मम्मी ने बताया था? मम्मी। पकड़ लिया मैं, मम्मी ने? हाँ, हाँ मैं आज लिटरली मैं हर जगह यही बोलता हूँ, जितने भी इंटरव्यू आप देखोगे, जी। मैं जो कुछ भी हूँ, पूरा का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मैं मेरी मम्मी को देता हूँ। और पापा को? पापा, यार पापा, एक चीज़ बोलूँ, पापा ना हमको पालने में बिजी थे।
कि हम खाएंगे क्या, वो कमाने में बिजी थे। ठीक, ऑब्वियसली बात है, माँ बाप दोनों को ही क्रेडिट, पर जो मेरा टैलेंट पहचाना ना, वो मेरी मम्मी ने पहचाना। जी। लाइक जैसे शादी बारातों में महिला संगीत होता है, तो उधर का चलन है कि 8-10 औरतें मिलके ढोलक बजाती हैं और गाती हैं, बन्ना बन्नी जो भी होता है। तो मम्मी मेरी गाती थी ढोलक बजा बजा के, मेरे को भी गवाती थी, गाओ गाओ गाओ। तो मैं गाता था, मुझे नहीं मालूम था कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करूँगा आगे ज़िंदगी में, पर उनको समझ में आया कि हाँ ये गा सकता है। तो जैसे एक टीचर नहीं अपने बच्चे को बोलती सीधे खड़ा रहे, हाथ बंद करो, मुट्ठी बंद करो, पैर सीधे रखो, तो ऐसे मेरी मम्मी ना मुझे टीच करती थी शीशे के सामने खड़ा करके, तेरा चेहरा देख, ऐसा लग रहा है किसी ने जूते मार के खड़ा किया तेरे को। लिटरली यही वर्ड होते थे भाई। माँ है ना, ऐसा लग रहा है कि किसी ने चप्पल मार के खड़ा किया है, मुंह देख अपना, मुंह स्माइल कर, हंस के गा अच्छे से। तो ऐसा करते 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 फिर मैंने शुरू किया। देन एक मामा जी हैं हमारे, आज़ाद भारती बोल के, तो उन्होंने जागरण में ले जाना शुरू किया मुझे। तो मेरा इंट्रोडक्शन देते थे, तब मैं ऑलमोस्ट 7-8 साल का, इंट्रोडक्शन देते थे कि अब आपके सामने आ रहा है 80 साल का बुढ़ा, और मेरे को खड़ा करते थे, मीन्स गिमिक खेलते थे वो। तो वैसे करते 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 जैसे थोड़ा समझ आई मुझे म्यूजिकली, तो मैंने 2008 में सीखना शुरू किया। सीख भी ज़्यादा पाया नहीं, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल बहुत ही वीक थे हम लोग। तो 6 महीने सीख के फिर मुझे छोड़ना पड़ा वो। उसके बाद से फिर मैंने ये सिखाना शुरू किया, वरना मुझे भी नहीं पता था कि मैं सिखा सकता हूँ या नहीं। तो जितना भी मैंने 6 महीने में सीखा, वो उन बच्चों को सिखाना शुरू किया जो फीस नहीं दे सकते थे। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना यार, मीन्स आप पढ़ना चाहते हो पर पढ़ाई करने के लिए आपके पास पैसा नहीं, किताब खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं। सेम वही प्रोसेस है, म्यूजिक लोग बहुत लोग करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली उनके पास पैसा नहीं है कि वो फीस पे कर सके, और कोई टीचर नहीं जो उनको सही नॉलेज दे सके। तो मुझे नहीं पता था कि मैं क्या नॉलेज दूंगा उनको। हाँ, पर मुझे ये ज़रूर पता कि मैं जो उनको बताऊंगा वो मैं खुद पे भी अप्लाई करता हूँ। मैं वही उनको बताऊंगा जो मैं खुद पे अप्लाई करता हूँ जी। तो जो भी अलंकार, जो भी म्यूजिक एक्सरसाइजेज मैं खुद करता था, वही मैं उन बच्चों को बताता था जो फीस नहीं दे सकती। जगह नहीं थी हम लोग के पास यार सिखाने के लिए। कैन यू बिलीव, गटर का जो नाला होता है ना, उस नाले के साइड में हमने एक पॉलीथीन होता है ना, पन्नी तानते हैं ऊपर, पन्नी तान के उसके किनारे, मतलब पागलपन था वो, लिटरली पागलपन था कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, करे जा रहे हैं बस। फिर धीरे 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 एक दीदी थी, उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम स्कूल में एज अ म्यूज़िक टीचर काम क्यों नहीं करते। तो मैंने कहा यार मैं पढ़ा लिखा ज़्यादा हूँ नहीं, मेरे को इंग्लिश फ्लुएंटली आती नहीं। तो बोले एक बार ट्राई करो। तो मैं गया, तो लकीली हो गया। अब मुझे नहीं पता, भगवान का आशीर्वाद है ये, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है। उस स्कूल में जब गया तो वहाँ के बाकी के टीचर जो थे, म्यूज़िक टीचर, वो इनसिक्योर हो गए थोड़ा। तो उन्होंने एमडी को बारा की, नहीं ये वो फलाना। मुझे एक चीज़ थोड़ी सी बस लगती है, मेरे लिए मेरी इज्जत, मेरी रेपो बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है उसका रीज़न है मेरे दोस्त, कि वो मुझे किसी ने दान में नहीं दी, वो मैंने अपने अकेले के दम पे कमाई। इसलिए उस पर जब कोई उठाता है ना तो गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा आता है जी उस पर जब भी कोई उठाता है। तो उन म्यूज़िक टीचर्स को मेरे लिए कोई लूप होल नहीं मिला, तो उन लोगों ने बहुत गंदे वे में चीज़ें फैलाई कि ऐसा ऐसा है। तो एमडी जो स्कूल की एमडी थी, उन्होंने कुछ बोला नहीं मुझे, और बोले सर का आपको कल से आने की ज़रूरत नहीं। तो मैं कहा ठीक है मैम, कोई बात नहीं। मैं नॉर्मल, मुझे लगा नॉर्मल है। बाद में मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे ब्लेम्स लगाए उन लोगों ने मेरे पे, कैरेक्टर पे। फिर यूपी का तो हुई मैं। वापस गया, अब वापस गया 16 के बाद गया वहाँ पे? नहीं गया। नहीं 16 के बाद नहीं, 16 से पहले ही गया था मैं। ओके। अब फिर वही यूपी वाला तो हुई, मैं पहुंच गया। मैं बोला मैं अभी ऐसे ही बात करूंगा, आप बुलाओ पहले उन लोग को। उन सारे बच्चों को बुलाया जिनके साथ मैं क्लास करता था, इनको सिखाता था। उन सारे बच्चों ने बोला कि मैम आज सचिन सर से अच्छा टीचर हमने नहीं देखा। स्टूडेंट्स ने बोला, एमडी के सामने बोला, सचिन सर से अच्छा स्टूडेंट वो टीचर हमने नहीं देखा, म्यूजिक टीचर। वो एक टीचर के साथ साथ मीन्स एक रक्षक होता ना, रक्षक को क्या बोलते हैं वैसे पता नहीं, जिसके साथ बच्चे बहुत सिक्योर फील करते हैं जी, वो इज्जत मैंने आज तक बरकरार रखी है। आज तक मैं आइडल, सारेगामापा, सुपरस्टार सिंगर, द वॉइस, इन सब में मैं एज अ म्यूज़िक कोच काम कर रहा हूँ। आज भी किसी भी पेरेंट्स
कोई भी पेरेंट्स अपनी बेटी को, अपने बच्चे को मेरे साथ भेजने में ना ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं कि सचिन के साथ हो तो सेफ है। जी वो इज्जत, वो इमेज मैंने कमाई है। उस पर जब कोई उंगली उठाता है तब मेरी सटकती है। तो बस मेरे लिए मेरी इज्जत बहुत प्यारी है, मुझे जी। बहुत प्यार है मेरी इज्जत से, क्योंकि वो मैंने बहुत बहुत मुश्किल से कमाई है। খুব ডাঙৰ কথাই কৈছে। মানে মই আপোনালোকক যদি অসমীয়াতে কওঁ, মানে সন্মান ময়ো मैं भी সন্মান ले भी सकता हूँ, दे भी सकता हूँ। और সন্মান মানে মই আৰু হিন্দীত বুজাবলৈ নাযাওঁ, বুজিলে নিজে নিজে। और যিকি নহওক, मैं और एक क्वेश्चन के तरफ जा रहा हूँ। आप हाल ही में राष्ट्रपति जी को मिल के आए। जी जी जी। उसके बारे में बताइए, क्यों मिलने गया, क्या था? राष्ट्रपति अभी 2022 में मैंने वापस सारेगामा ज्वाइन किया था एज अ कंटेस्टेंट। हाँ। फिर मुझे सच बोल तो इंजॉय मैं नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक चीज़ होती है ना कि जब तक आप कुछ जानते नहीं हो आगे का, हाँ। तो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट रहता है कि अब क्या होने वाला है, क्या होगा, बाप रे एलिमिनेट होंगे या क्या होगा। पर जब आप दोनों पहलू देख लेते हो ना, तब आपके अंदर एक्साइटमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है। मेरा वही सीन था। मैं 2017 से एज अ म्यूज़िक मेंटर काम कर रहा था, तो क्रिएटिवली, म्यूज़िकली सब कुछ अंदर का भी जान चुका था। तो हालांकि मैं गया तो, पर मैं खुद को एंजॉय नहीं कर पा रहा था, मीन्स शो को एंजॉय नहीं कर पा रहा था। तो लकीली मुझे मौका मिल गया संजना को सीट देने का। मुझे शो छोड़ना ही था एक्चुअली। तो फिर मैंने अपना जगह क्विट करके संजना को सीट दी। हालांकि वो सीट देने के बाद मुझे बहुत सारी गालियाँ पड़ी, मीन्स विशाल दलानी, आदित्य, इवन तो क्रिएटिव टीम्स, क्यों किया ऐसा, क्या पागलपन चढ़ा है तुम्हारे सर पे। मतलब मुझे मज़ा नहीं आ रहा था यार। अच्छा, ये चीज़ लोगों को क्या लगा मुझे नहीं पता। मतलब ये चीज़ राष्ट्रपति जी ने देखी, वो हमारा शो देखते थे, तो उन्होंने फिर मेरे बारे में पूरी जानकारी निकलवाई शायद। ओके। मीन्स फरवरी से लेके मार्च तक उन्होंने पूरी जानकारी निकलवाई मेरी। उसके बाद बुलावा आ गया। बुलावा आया, मुझे पहला कॉल जब आया कि राष्ट्रपति जी आपसे मिलना चाहते हैं। यार हंसना नहीं, पर टू बी फ्रैंक मेरे को पता ही नहीं था राष्ट्रपति होता क्या है भाई। फ़ोन आया तो मुझे लगा ऐसे कोई मंत्री होते ना, हाँ। कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो पॉलिटिकली मेरे को बिल्कुल सभी इंटरेस्ट नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बोलते हैं ना, अगर प्रेसिडेंट बोलता तो हाँ। नहीं समझ में आता मुझे। मीन्स मेरे को भाई वो पता ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता उनसे, कौन हो आप, क्या करते हो, मुझे नहीं पता। मुझे खुद से पता है। ओके। हालांकि अभी पता है कि हाँ पीएम मोदी हैं, प्राइम मिनिस्टर अलग होता है, प्रेसिडेंट अलग होता है। उस समय जब कॉल आया तो मेरे को लगा किसी कोई मंत्री होगा जो मिलना चाहता है। तो मैंने ठीक है सर, मिल लेंगे बाद में। मैंने फ़ोन बोले इतना लीनियंटली, बाप रे बाप। साथ में एक दोस्त था मेरा अर्जुन, तो मैंने बोला यार अर्जुन, कोई राष्ट्रपति मिलना चाहता है। रियली ऐसा हुआ था? अरे ट्रस्ट मी, वो नहा रहा था, साबुन लगा लगा बाहर आ गया। बोला क्या बोल रहे आप? मैं बोला कोई राष्ट्रपति है जो मिलना चाहता है। बोल रहा कानों में आवाज जा रही है जो बोल रहे हो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो आप? बोला हाँ। बोला भैया राष्ट्रपति मिलना चाहता है आपसे। मेरा रिएक्शन ऐसा डेड रिएक्शन था, भगवान कसम, कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा इतना बड़ा आदमी कौन है। फिर बाद में उस चीज़ का महत्व तब पता चला जब मैं दिल्ली मिलने गया। मीन्स वीआईपी गाड़ी, वीआईपी ट्रीटमेंट, कहीं पे भी गाड़ी रोकी नहीं जा रही, जहाँ पे भी पूछ रहा हूँ तो उस गाड़ी उन्होंने मिलने के लिए 5 बजे का समय दिया था। तो गाड़ी नंबर पूछा कि गाड़ी नंबर क्या है आपका। वो विद इन 1 मिनट पूरे दिल्ली में सर्कुलेट होगा। किसी भी सिग्नल पे वो गाड़ी रोकी नहीं जा रही, कहीं पर भी किसी चेकिंग पे नहीं रोकी जा रही। जिससे भी पूछ रहा हूँ कि राष्ट्रपति भवन का रास्ता, हाँ सर जाइए जाइए। मतलब इवन दो जब जाके मैंने पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी तो उधर से ब्लैक कमांडर चिल्लाता हुआ, किसने लगाई ये गाड़ी यहाँ पे, ये गाड़ी अंदर जाएगी, ये गाड़ी यहाँ नहीं लग सकती। ओके भाई फिर अंदर गए, ये राष्ट्रपति जी की गाड़ी खड़ी, ये मैंने खड़ी करी। अलग था वो एक्सपीरियंस, बहुत अलग था। मीन्स मिले वो, पहले तो खाना पीना हुआ बहुत सारा। क्या खिलाया? अरे बहुत कुछ था भाई, मिठाई, नमकीन, ब्रेड पकौड़े गरम गरम बन के आ रहे थे, भजिए, और पता नहीं बहुत कुछ था। मैं बोल रहा हूँ नहीं, तो शेफ मेरे को बोलते ये खा लीजिए सर, राष्ट्रपति भवन में रोज रोज कौन आता है। मैं कहा ठीक है दे दो। फिर राष्ट्रपति जी से मिला, उन्होंने फिर मेरी पूरी कुंडली निकाल के रखी थी भाई। उन्होंने सब कुछ बताया कि आप इस जगह पे पैदा हुए, आप ये काम करते थे, आपने ये स्ट्रगल किया, आपने ये किया, आपने इतनी पढ़ाई की। फिर बोलते हैं अगर कुछ बचा हो तो मुझे बताओ।
मैं बोला कुछ नहीं बचा सर, सब आपने बता दिया। इतना तो मुझे भी नहीं पता यार मैं राष्ट्रपति मेरे कौन बारे है में। वो भी पता नहीं। अरे, सब बता दिया उन्होंने। फिर बोले कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपकी बहुत सराहना करना चाहता हूँ। आपके स्ट्रगल देख के, आपने जो अभी किया संजना के लिए, वो देख के मैं बहुत प्रेरित हूँ, आपसे बहुत सराहना करना चाहता हूँ। मैं बोला आप सराहना कर रहे हो, यही मेरे लिए मेडल है, जी 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 यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लोग आ नहीं पाते आपके पास, आपने मुझे एक गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी जी जी। फिर पूरा राष्ट्रपति भवन घुमाया, हाँ, और वहाँ पे हर वॉकी पे चल रहा था, राष्ट्रपति के गेस्ट घूम रहे हैं, कोई रोके नहीं, पीछे 2 ब्लैक कमांडो चल रहे हैं हमारे। अलग ही फीलिंग है। लेकिन अलग यहाँ था। पे एक मेरा क्वेश्चन आ गया। हाँ बताओ। ये है क्वेश्चन कि आपने क्यों वो सीट छोड़ दिया? आपको पहले पता था कि ये रियलिटी शोज में ऐसा कुछ होता है अंदर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता ऐसे ही था। मन से छोड़ दिया? मैं बोला ना, मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा था शो, हाँ हाँ हाँ। एंजॉय नहीं कर पा रहा था। दूसरी चीज़, ये तो मेरे माइंड में पहले से फिक्स था कि मेरे को शो छोड़ना है भाई, मैं नहीं, क्योंकि मैं बहुत बंधा बंधा सा फील कर रहा था। एक जो बच्चों को ऑर्डर देना कि ये गलत जगह है, सही करो, फिर वो चुपचाप ऐसे गलत गा रहे तो भी ऐसा, मीन्स होता ना कि आप गलत हो रहा है फिर भी आप कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि आप एक कंटेस्टेंट हो। क्लासरूम में है आप, आपको पता है वो बंदा 2 2 8 गा रहा है तो गलत गा रहा है, आप चाहते हो उसको बताना, पर आप खुद एक स्टूडेंट हो तो आप बता नहीं सकते, है ना। तो बहुत वैसा बंधा बंधा सा लग रहा है। तो मेरा तो माइंड में पहले से था कि कोई भी हो मैं छोड़ दूंगा आज। जी जी। तेरी आरजू, तेरी आरजू, आरजू हिंदी में इतना अच्छा नहीं है ना? तेरी आरज़ू। तेरी आरजू। अच्छा, तो हिमेश रेशमिया के साथ ये हाँ। गाना हम कल भी सुन रहे थे, ऐसे तो सुन रहे थे, हम्म। जब आप आने वाला है ना उसके टाइम में और ज़्यादा सुनने के मन कर रहा था। तो हिमेश रेशमिया के जी के साथ जो रील बनाया आपने, तो मैं ऐसे ही मन कर रहा है कि वो ही थोड़ा यहाँ पे जो सुना दीजिए, अच्छा लगेगा। तेरी तेरा नाम लेकर जिए जा रहा हूँ, तेरी आरज़ू है जिंदगी मेरी, तेरी जुस्तजू ही जीवन है मेरा, तेरी आँखों में दुनिया है मेरी, बिना तेरे जिंदगी अधूरी, तुझसे ही होगी मेरी आशिकी पूरी, तुझसे ही होगी मेरी आशिकी पूरी। वाह वाह। जब ये गाना हमारे ग्रुप में मैं शेयर किया था कल, तो नम्रता यहाँ पे खड़ा है, वो नम्रता, तो उसने बताया कि आप इतना दर्द ये कैसे बोलूँ मैं अभी, मैं हिंदी में, सो ऐसा गाना क्यों आप गाते हैं? इतना दर्द होता है गाने में, कुछ कुछ ऐसा होता है ना। आपका जोन, गाने का ट्यून, एक्चुअली एक चीज़ बता दो आपको, ये जोन मेरा पर्टिकुलर सैड सॉन्ग जोन है ना। हाँ ठीक, मैं फास्ट एंड डांस नंबर भी गाता हूँ जी। जैसे अगर आपने वो सीज़न देखा है नहीं मालूम नहीं, आप अगर देखोगे तो उसमें मैंने सजदे भी गाया हुआ है, हाँ जबकि हाँ, सजदे yes, पूरा डांस नंबर हाँ, गाना हाँ, है ना। तो मैं वो सब भी गाता हूँ, पर पता नहीं ये लोगों का परसेप्शन है, लोगों की डिमांड बोल सकते हैं कि वो मेरी आवाज़ में ऐसे गाना सुनना पसंद करते हैं। हाँ। तो जनता भगवान है अपने लिए, वो है तो हम हैं, अदरवाइज तो हमारी कोई औकात नहीं है जी। सीरियसली, ये बस सच है। जी। आप भी अगर ये पॉडकास्ट आप जब टेलीकास्ट करोगे तो वो जनता है जो अपने को देखती है ना, वो चाहे तो बढ़ा देगी, जब मैं गिरा देगी, तो वही है जो भी है। अब उनको ये सुनना पसंद है तो मैं उनके लिए गाता हूँ। जी जी। अभी मैं आ रहा हूँ सारेगामा के लिए जी। और ऐसे रियलिटी शोज के लिए जो हमारे अब नॉर्थ गुवाहाटी में जो होने वाला है, हाँ जी, आपका हाँ जी। जो अंदर होने वाला है, तो आप ये बताइए हमारे नौजवान के लिए, हमारे न्यू जनरेशन के लिए, तो कैसे प्रिपेयर करें इसके लिए, कैसे आगे बढ़े? अब तक तो असम से बहुत कुछ जा रहा है, जैसे नाहिद अफरीन, वो असम से ही है, ऐसे ऐसे और बहुत कुछ था जो ऐसे कंपटीशन में रनर्स अप होके आया, कोई विनर होके आया, तो कुछ तो ऐसे बता के जाइए, थोड़ा सा टिप्स। एक चीज़ बोलूँ दोस्त,
इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, डेफिनेटली। कोई शॉर्टकट नहीं है। आप पढ़ाई में रट्टा मार के एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है, और ये ना पूरा गेम सांस का है, सांस का गेम। जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं होगे ना कंटिन्यू, ये बहुत मुश्किल है कि आपके कंट्रोल में हो। तो मेरा जो न्यू जनरेशन जिसको आप बता रहे हो, हालांकि मैं भी बहुत पुराना नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ जो आपने तो 2016 में कंपटीशन में अपना नाम कमा लिया। मैं बता दो, जो और लोग आना जी, चाहते जी, हैं जी। तो उनके लिए बस मेरा एक ही सजेशन है कि आप पहले तो प्रैक्टिस में कंटिन्यू आ जाओ, ठीक है, देन उसके बाद चीज़ें समझना शुरू करो। क्योंकि हर गाने को बनाने के लिए एक लिरिक्स राइटर लगता है, एक कंपोजर लगता है, एक अरेंजर लगता है, तब जाके एक गाना तैयार होता है। तो उनका कुछ तो वैलिड रीज़न होगा ना कि 3 लोग लगते हैं एक गाना बनाने के लिए, है ना। कोई भी चीज़ ऐसे तो नहीं होगी कि हवा में हो गई। लिरिक्स मेन इंपॉर्टेंट चीज़, लिरिक्स। मैं पहले ये चीज़ें नहीं ध्यान देता था, लेकिन जब से समझ आनी शुरू हुई मुंबई में रहने के बाद, तो लिरिक्स बहुत मैटर करते हैं गाने के। जो भी लोग देखेंगे, करना चाहते हैं, उनको लो सजेशन है कि आप पहले तो गाना सुनो, लिरिक्स लिखो हाथ से, ना कि गूगल की हेल्प से। क्योंकि आजकल के लोग गूगल की हेल्प ज़्यादा लेते हैं। आप लिखो गाना पूरा, फिर गाने को पढ़ो एटलीस्ट 4 से 5 बार या 10 बार 11 बार। गाना क्या बोल रहा है, गाने के लिरिक्स का मीनिंग क्या है, ठीक। जैसे अभी जो आपने मेरा गाना बोला, तेरा नाम लेकर जिए जा रहे हैं, तो वो एक बातचीत है ना। अभी आमने सामने बैठ के शायद मैं आपको ये नहीं बोल पाऊंगा तेरा नाम लेके जिए जा रहे हैं, आप दूर हो, मैं याद कर रहा हूँ, तो वो एक एहसास है। गाना बेसिकली वो है जो शब्द हम सामने वाले को बोल के नहीं बता सकते, वो गाने का रूप लेते हैं। और हर शब्द में एक मीनिंग छुपा है, उस मीनिंग को लोग मिस कर देते हैं बहुत सारे। जी जी। सपोज लाइक गाना है, मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए लेकिन सुकून का जजीरा मिल ना पाए। इसका मीनिंग क्या आएगा? मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए मतलब मेरी आत्मा का पंछी जो है फड़फड़ा रहा है बहुत, लेकिन सुकून का जजीरा मिल ना पाए। कहीं सुकून वाली जगह नहीं मिल रही मुझे, मैं की करा। तो वो गाने ना, उसको आप लव सॉन्ग तो नहीं बता सकते, रोमांटिक गाना तो नहीं बता सकते। वो एक अग्रेसिव गाना है, अग्रेशन गाना है, अग्रेशन है पूरे गाने में। एक चिढ़ है, दर्द भी नहीं है, गुस्सा है उस गाने में, कि वो चिढ़ रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि जाएगा वो। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ा। अभी अगर किसी इंसान को बिना ऑक्सीजन वाले डब्बे में बंद करो तो हाथ पैर मारेगा ना, वो दर्द में तो नहीं होगा, वो फड़फड़ा गुस्सा करेगा, मीन चिढ़ेगा कि कैसे किसी भी तरह से हाथ एयर मिले, उसको ऑक्सीजन मिले सांस लेने के लिए। तो वो जो एक पेन है ना, वो चिढ़ है इस गाने में। यही फर्क होता है आज कल के जो नए नए लड़के आ रहे हैं, लड़कियां आ रही हैं, वो फील के साथ जस्टिस नहीं कर पाते कई बार। आप किसके गाने सुनते हैं, किसको एडमायर करते हैं? मैं शंकर जी, रूपमा राठौर साहब जी। शंकर जी तो मेरे लिए भगवान है, मतलब। बाकी रूपमा राठौर साहब जो मखमली आवाज़ के मालिक हैं, तो मैंने इन सोलफुल सिंगर्स को ही सुना है। असम के बारे में क्या जानते हैं आप, और कैसे, और मौसमी बाने असम के लोगों ने क्या क्या बताया आपको? मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ। फर्स्ट टाइम है ये असम में? नहीं, मैं आया हूँ, इससे पहले भी 2-3 बार आया हूँ, लेकिन तब मैं इतना रुकता नहीं था। ऑडिशन के लिए आता था, ऑडिशन करके फिर फटाक से निकल जाता था। जी। मैंने जितनी चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व की है, यहाँ के लोग बहुत काइंड हार्टेड है, बहुत प्यार देने वाले लोग, मेरे जैसा 100% भाई। आप भी हो, सीरियसली आप भी हो। आसाम का हर इंसान है, सीरियसली बोल रहा हूँ। थैंक यू। ये भी हो सकता है कि शायद मैं जितने लोगों से मिला हूँ, जैसे लोगों से मिला हूँ, वो इतने प्यारे हैं कि मुझे खुद प्यार आता है उनके ऊपर। अच्छे लोगों को अच्छे लोग ही मिलते हैं। अब ये भगवान जानता है, वो भोलेनाथ जानता है। मेरा यही है कि इवन यही समझ लो आप, जो जिनके कैब में हम आए ना, वो दादा तक मेरे को बहुत प्यार करते हैं। तो बहुत प्यार देने वाले लोग हैं यहाँ पे, और बहुत मान सम्मान देने वाले लोग हैं, इसलिए मेरा यहाँ पे आने का बार बार मन भी करता है। ऑब्वियसली बात, जहाँ पे आपको प्यार इज्जत दोनों मिल रही है ना, आप जाना पसंद करोगे वहाँ पे, डेफिनेटली। तो ये जगह ना मुझे बहुत प्यार देती है और बहुत सम्मान देती है, इज्जत देती है, इसलिए गुवाहाटी से मेरा अलग प्यार होता जा रहा है। कामाख्या दर्शन किया? हाँ, कामाख्या दर्शन किया। अब आपको काजीरंगा भी जाना है शायद। काजीरंगा कहाँ पे है?
काजीरंगा जहाँ पे 1 हॉर्न राइनो मिलता है, यहाँ से 200 किलोमीटर दूरी में है काजीरंगा। वहाँ तो नहीं भेजा मौसमी बा काजीरंगा नहीं बोले वो। उसके बाद मैं बता देता इसको हूँ। ऐसा डर है कि मैं एक उठा के लेके चला ना जाऊँ। तो काजीरंगा एक नेशनल पार्क है। काजीरंगा एक नेशनल पार्क है। और उसके बाद माजुली देखना है आपको। माजुली वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है, माजुली। उसके बाद सबसे छोटा नदी द्वीप भी असम में ही है, जो कामाख्या के पास है, उमानंद बोलते हैं उसको। वहाँ पे जा सकते हैं आप। मुझे इतना सब कुछ बताया नहीं मैम। सब कुछ असम में। असम का टी टेस्ट किया, चाय पत्ती। हाँ, चाय तो पी लिया भर भर के। हाँ। ऐसे बहुत कुछ है असम में देखने के लिए। असम का मैंने सुना तो है भाई, एक सर थे, सर हैं यहाँ पे, संजय सर करके। हाँ। तो हम लोगों को उन्होंने डिनर पे बुलाया था। तो हम लोग डिनर करने के दौरान उन्होंने आसाम के बारे में इतना सब कुछ बता दिया कि लिटरली हम लोग बच्चों जैसे गूगल कर रहे थे। हाँ। ये जगह देखी, यहाँ पे ऐसी चीज़ है, हम लोग गूगल कर रहे हैं भाई। और गूगल करने के बाद फिर और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही कि यार यहाँ तो जाना है, यहाँ तो जाना है। मतलब ऐसा हो गया था हम लोग का यहाँ पे कि शो के बाद 1 महीने की छुट्टी में पूरा घूम लेंगे। पर वो हो नहीं पाता है एक्चुअली। फर्स्ट तेल जो डीजल पेट्रोल जहाँ से बनता है, जो खारुआ तेल बोलते हैं ना, वो दिग्बोय में एक जगह है, वहाँ पे फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट खाद वहाँ पे है। तो बताओ, और बताओ। यार उनको वापस गूगल करना पड़ेगा। तो यही आसाम है। बहुत। हाँ, शिव सागर। अरे एशिया का सबसे बड़ा जो वो क्या बोलते हैं उसको, पेविलियन, रंगघर, जो वो भी असम में है। हाँ, अभी मेरे को आसाम घूमने के लिए सीरियसली 1.5-2 हफ्ते के लिए यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ बताना सकते। नहीं, आप करो बिंदास। हाँ, एशियस फर्स्ट ग्रुप। इसने बोला ही नहीं कभी, तो मैं शो से छुट्टी ले लेता यार। तूने बोला ही नहीं कभी। एनीवे वापस शो में आ जाता हूँ। ओके, सो एनीवे ये थोड़ा बताना था मेरे को, तो मैंने बता दिया। तो थोड़ा आपके घर के बारे में जानना चाहता हूँ। घर में कौन कौन है? घर में सभी लोग हैं, मम्मी पापा, दीदी, जीजा जी, बड़े भैया, उनके बच्चे, भाभी, छोटा भाई, उनका बेटा। बाप रे, बड़ा घर है। सब एक साथ रहते हैं? सब एक साथ रहते हैं। और दिल में ही रहते हैं सब। नहीं, आपके दिल में और कोई? नहीं, अभी तक तो नहीं। वो तो घर में रहते हैं ना सब, तो दिल में कोई? दिल में मम्मी पापा ही रहते हैं यार। ओके। सीरियसली दिल में मम्मी पापा ही रहते हैं अभी। मीन्स परमेश्वर के आशीर्वाद से जी, और अच्छा घर बनाया तो वहाँ पे सारे लोग शिफ्ट हुए। अब मैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे करूँगा। पूछिए ना। तो अगर आप हिस्ट्री में वापस जा सकते हैं टाइम मशीन के द्वारा, तो आप किसको मिलने के लिए जाना चाहते हैं हिस्ट्री में वापस? 2000-3000 साल पहले या 100-150 साल पहले? तब तक तो मैं ही नहीं था भाई। 200 साल पहले किससे मिलूंगा जाके मैं? हाँ, लेकिन अगर थोड़े टाइम पहले मैं वापस जा सकता हूँ तो एक बच्ची थी, उससे मिलना चाहता हूँ। मीन्स वो बच्ची थोड़ा सा क्या था, कार्तिक को क्या है, हाँ, तो उसको मैं म्यूज़िक सिखाता था। पहले तो उसके फादर आए थे मेरे पास कि मेरी बेटी को आप घर पे होम ट्यूशन दे सकते हो क्या? तो मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं घर जाके नहीं सिखा सकता, आपको सीखना आप इधर आओ। तो नेक्स्ट डे वो अपनी बेटी को लेके आए व्हील चेयर पर। हाँ, वो देख के मेरी ऐसी हालत ख़राब हो गई। मैंने उनको बोला कि आप घर जाओ, मैं अभी 8 बजे घर पे आऊँगा, घर पे सिखाऊंगा क्या। उन्हें सिखाना शुरू किया। 4 साल की बच्ची थी वो, बेबो नाम था। कहाँ से? क्यूट सी, मतलब मेरे ही शहर से। आपके शहर में? तो उसको सिखाना शुरू किया था, सिखाता था उसको डेली 1-1.5 घंटा। मैंने उस बच्ची को गौमूत्र की दवाई पीते हुए देखा है। 4 साल की बच्ची गौमूत्र की दवाई पी रही है। उसकी बॉडी में ना मसल्स नहीं बनते थे, बोन्स की ग्रोथ रुक गई थी। तो म्यूज़िक करते गए फिर 1-1.5 साल बाद जब उसका टेस्ट हुआ तो डॉक्टर थोड़ा शॉक था कि इसको क्या करवा रहे हो आप लोग। बोले कुछ नहीं, एक्सरसाइज करवाते हैं और म्यूज़िक सीख रही है। बोले वो म्यूज़िक इसके लिए हील थेरेपी का काम करे, हीलिंग कर रही है म्यूज़िक। वो जो क्लासेस जो भी ले रहे हैं उनको बोलो वो कंटिन्यू रखें प्लीज़, क्योंकि उससे ना उसकी बॉडी में मसल्स ग्रोथ होनी शुरू हुई थी। तो
तब तक मेरा इधर सिलेक्शन हुआ सारेगामापा के लिए। हालांकि सच बोलूँ तो मेरा रियलिटी शो में आने का कोई भी मन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। मैं सुकून में हो गया था कि मेरे को अपने लिए गाना है और जिसने दुनिया बनाई उसके लिए गाना है। मेरे को इंसान के लिए गाना ही नहीं है। इंसान क्या करेगा, सुनेगा, वाह करेगा बस। मेरे को भगवान के लिए गाना है, जिसने दुनिया बनाई, जिसने इंसान को बनाया, मेरे को उसके लिए गाना है और किसी के लिए नहीं गाना। ये मेरा मेंटली मैंने बना लिया था पूरी तरह से। मेरे दोस्त सुमित तिवारी है, सुमित, आकाश, शेखर, सौरभ, इन सब ने ज़बरदस्ती मुझे ऑडिशन दिलवाया। तो मैं बेमन से आया था ऑडिशन देने। कब सिलेक्ट होके टॉप 2 टॉप 5 ये सब पहुंच गया फिनाले तक, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। क्योंकि मैं शो में था ज़रूर, पर बेमन, मन नहीं होता ना जब आप बिना मन के कोई काम करते हो, तो वैसा था। मुझे कोई शौक नहीं था शो में आने का, पर वही है, जब उसने सोच के रखा था तो फिर होना ही था। मैं इधर मुंबई शिफ्ट हुआ, उधर उस बच्ची का क्लास रुक गया। तो उसके पेरेंट्स बोले कि कोई टीचर आप बता दीजिए। तो अब मेरा पंगा ये है कि मैं सब पे भरोसा नहीं कर पाता जल्दी। फिर भी मैंने उनको एक लड़का दिया कि आप इससे देखो, इससे क्लास शुरू कर दो। शुरू किया उन्होंने। मेरे फिनाले के बाद हार्डली 1 साल वो बच्ची रही होगी। उसके बाद वो बच्ची एक्सपायर हो गई। मेरी आज तक हिम्मत नहीं हुई है अब तक कि मैं जाके उसके पेरेंट्स से मिल पाऊँ एक बार, जबकि मेरे शहर में है, मेरे घर के पास में रहते हैं। मेरी हिम्मत नहीं होती मिलने की। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर उस वक्त मैं रुक जाता तो शायद उस बच्ची को बचा सकते थे अपन। उसकी मम्मी ने भी वीडियो कॉल, मतलब उससे मेरी बात होती थी। और बच्चों के साथ, मेरे को बच्चे बहुत पसंद है, बहुत, मतलब मैं बच्चों के आगे सब कुछ छोड़ सकता हूँ, ऐसा है। तो उसकी मम्मी बोलती थी कि सचिन भाई, अगर आप रुक जाते, आप यहाँ होते तो वो जिंदा होती। वो सुन के ऐसा कलेजा फटता है अंदर से कि यार हो गया थोड़ा सा। तो बस मैं वापस जाके मैं उस बच्ची से ही मिलना चाहता हूँ, ताकि मीन्स अगर कुछ भी कर सकूँ, भगवान जाने क्या हो सकता है। तो वैसा है। और ऐसा है कि जिन बच्चों को ऑटिज्म है, मेरे से कनेक्ट जल्दी, वो सबसे ज़्यादा मेरे से कनेक्टेड है, जबकि उसको फीलिंग्स है ही नहीं, उसको मीनिंग पता ही नहीं है। उसके बावजूद वो मेरे से कनेक्टेड ज़्यादा था। उसको पूरे सेट पे, पूरी टीम में सिर्फ एक ही नाम याद है, सचिन। उसके पेरेंट्स खुद बोलते हैं कि नहीं होता। वो बोल नहीं सकता कुछ भी, जैसे आप जो कुछ भी बोल रहे हो वो रिपीट करेगा, ठीक, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल सकता। तो मैंने उससे बुलवाया। ज़िंदगी में पहली बार उसने अपनी माँ को आई लव यू बोला। ज़िंदगी में पहली बार उसने अपने पापा के लिए बहुत कुछ बोला। तो वो सब कुछ मैंने एग्जीक्यूट करवाया उससे। उसके पेरेंट्स लिटरली मीन्स पैर पड़ने को आ गए थे। बोला, आप ये 26 साल में हमने कभी नहीं सुना जो आपने सुनवा दिया इस 3 महीने में। চব মিউজিক কামালে। আমি কথা পাতি আছোঁ, বহুতখিনিয়ে কথা পাতিছোঁ, ভাল লাগিছে। আৰু তেখেতৰ বিষয়ে জানিবলৈ পাই ভাল লাগিছে, আৰু তেখেতৰ বিচাৰ বুদ্ধিবিলাক মোৰ ভাল লাগিছে, তেওঁৰ অকণমান কথাবিলাক মোৰ ভাল লাগিছে। আৰু মাজতে আকৌ কৈ থওঁ যে উত্তৰ গুৱাহাটীত সাৰেগামা আৰ্ট অফ মিউজিক এইখন একাডেমি আৰম্ভ ইতিমধ্যে হৈ গ'ল। আৰু তাতেই বলিউডৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিভিন্ন লোক আহি একত্ৰিত হ'ব, আৰু সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তাত শিকাব সকলোবিলাক। আৰু তাৰ বাবে এজন এজনকৈ প্ৰায় সকলো বলিউডৰ শিল্পী তাত আহি উপস্থিত হ'বহি। মই বাকীখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আৰু আকৌ কৈছোঁ, এই সাৰেগামা আৰ্ট অফ মিউজিকৰ পডকাষ্ট পাৰ্টনাৰ হিচাপে বাৰ্তালাপ আছে। আৰু মই কথা পাতি আছোঁ শচীন কুমাৰ বাল্মীকিজীৰ সৈতে। আকৌ এবাৰ নমস্কাৰ আপোনাক। लास्ट पार्ट में आ रहे हैं अभी हम। जी। सो अब क्या सोचते हैं म्यूजिक क्या है? ऐसे ऐसे मैं 2-3 शब्द बोलूँगा, उसके ऊपर आपको 2-3 शब्द बोलना है। तो म्यूजिक क्या है आपके बारे में? म्यूजिक एक मेडिटेशन है। मेडिटेशन है। हाँ, म्यूजिक एक वो मेडिटेशन है जो आपको शांति देता ही देता है, प्लस लिटरली भगवान से कनेक्ट करने वाली चीज़ जो है वो म्यूजिक है। हवा है पर दिखाई नहीं देती, इलेक्ट्रिसिटी है पर दिखाई नहीं देती, भगवान है पर दिखाई नहीं देता, सुर है पर दिखाई नहीं देता। ये चारों चीज़ें सिर्फ महसूस होती हैं। भगवान
है, आप विश्वास करते हैं? 100%। मैं मंदिर से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। हाँ। हमारे यहाँ लखीमपुर में वाल्मीकि मंदिर है। आपका गांव का नाम क्या है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर। खीरी। आसाम में भी एक लखीमपुर है। मैं बार बार आसाम को घुसा रहा हूँ। नहीं, अरे आज हाँ। हमने हमारे गुरुकुल की एक बच्ची मैं हिंदी सोच के साइड में सब वहां से मैं आसाम को घुसा रहा हूँ बीच में। ओके। वाह, मुख जाने पर अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे जितने भी दर्शक है ना, आसाम जी। के जितने भी लोग हैं, मेरे जितना भी, हम लोग का पॉडकास्ट आसाम का सबसे बड़ा पॉडकास्ट है, सबसे हाईएस्ट सब्सक्राइबर रहने वाला पॉडकास्ट जी, है। जी, जी। तो सब दर्शक जानते हैं सक्रापानी कैसा हिंदी बोलते हैं। तो मुझे इतना ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ। वो बेसिकली हमारे यहाँ शहर में लखीमपुर खीरी में खीरी। हाँ, वाल्मीकि मंदिर है। तो हम लोग मंदिर से ही जुड़े हुए हैं। जो भी म्यूजिक की सेंस, मैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, जैसे कीबोर्ड है, तबला है, ढोलक है, फ्लूट है, ड्रम है, पैड है। ये सब मैंने मंदिर में बैठे बैठे ही सीखा है, किसी ने सिखाया नहीं। तो मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि मुझे स्वयं भगवान ने सिखाया। मैं ये मानता हूँ कि मुझे खुद भगवान ने सिखाया है ये, क्योंकि ये सब सिखाने वाला कोई नहीं है वहाँ पे। मैं आज जो पियानो बजाता हूँ या फ्लूट बजाता हूँ, तो वो सब कुछ मैंने खुद से सीखा है। ठीक। दूसरी चीज़, हम लोग सुबह सुबह मंदिर 4 बजे धुलते थे, सुबह सुबह। तो जो कुछ भी एक कनेक्शन सुनाई देता है ना, लोग क्यों इतना प्यार देते हैं, मुझे, मैं मानता हूँ ऐसा, आवाज़ में वो जो एक कनेक्शन सुनाई देता है ना, आप जिससे कनेक्ट, अगर आपको मैं कोई गाना आपका पसंदीदा गाऊंगा और वो आपको कनेक्ट हो जाए, तो वो कनेक्शन बनाने वाला इंसान ऊपर बैठा है, उसकी बना नहीं हो सकता। वो चीज़ उसने सबके अंदर दी भी नहीं है। ये सूर, ये कंठ, ये सब भगवान का दान होता है ना। हाँ, तो ये सब मुझे उसी से भीख में मिला है। जी जी। तो उसी का है जो है मेरे पास, मेरा खुद का तो कुछ भी नहीं है। आप सक्सेस को कैसे दर्शाते हैं, कैसे सोचते हैं ये सक्सेस ये है, फेलर ये है? मेरे हिसाब से जो मैं मानता हूँ, आप जिंदा हो मतलब आप सक्सेस हो, दैट्स इट। मेरे हिसाब से एक शब्द में ये क्लियर है, आप जिंदा हो तो आपके हाथ पैर सलामत है, आप सक्सेस हो। क्यों पता है? अगर आप जिंदा हो, आपके हाथ पैर सलामत हो, तो आप कुछ भी करने की शक्ति रखते हो अपने अंदर। आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर शक्ति है, आप कुछ भी कर सकते हो अगर ठान लो तो। मैंने मेरे शो में भी एक चीज़ बोली है कि मैं 10,000 बार जीरो से शुरू कर सकता हूँ अगर मैं जिंदा हूँ तो। क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि हाँ मैं कर लूँगा। जिसको अपने काम पे भरोसा है, जिसको अपने आप पे भरोसा है, वो इंसान 10,000 बार नहीं, 1,00,000 बार भी अगर वो गिरेगा ना, तो उठ के खड़ा होगा, क्योंकि उसके पैर सलामत है ना यार। वाह, वो जिंदा है ना, सांस चल रही है उसकी, उसके अंदर दम है, वो करके दिखाएगा। हाँ, अगर मर गए तब बात अलग की है कि हाँ भाई फेलियर होके मर गया, पर अगर जिंदा है तो आप कभी भी शुरू कर सकते हो। कितनी ही बार ठोकर खा के गिरो, आप 0 से 10,000 बार शुरू कर सकते हो, पर कर सकते हो। और डिप्रेशन जो आते हैं सभी को, डिप्रेशन सबके डिप्रेशन आने का ना एक पर्टिकुलर थॉट अलग अलग है। कुछ लोगों का करियर का आता है, कुछ को अपनी लाइफ को लेके आता है, कुछ पेरेंट्स को लेके आता है, फैमिली को लेके आता है। फैमिली का डिप्रेशन अगर है ना, तो उसके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं भी एक फैमिली मैन हूँ, मेरी भी फैमिली है। फैमिली की प्रॉब्लम्स आती है तब इंसान थोड़ा सा टूटता है, क्योंकि मैं भी टूटता हूँ कई बार। बाकी डिप्रेशन, सच बोलूँ तो मुझे ऐसा कुछ डिप्रेशन जैसा कुछ लगता नहीं दुनिया में। वो हमने अपने ही थॉट बना के, है नहीं। प्यार, लव हुआ है कभी? हाँ हुआ है, बिल्कुल हुआ है। मैं भी इंसान ही हूँ ना यार। बहुत बार हुआ है। नहीं, बहुत बार नहीं हुआ। कैसी बातें कर रहे हो भाई? नहीं हुआ है। क्या मुझे एक बार ही होता है प्यार? हाँ, जिसके लिए आप मरने के लिए भी रेडी हो, वो एक बार ही होता है। ओके। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरे साथ यही है। मैंने एक ही लड़की से 3 बार हाँ, एक लड़की ने 3 बार मेरे को बेवकूफ बनाया। हाँ, एक ही लड़की ने 3 बार। क्योंकि मैं गधा था, मैं बार बार, उसने सॉरी बोला कि अच्छा ठीक है, मैंने ठीक है, अब तू सुधर गई, अब सही से, अब जिंदगी वापस शुरू करते हैं। शी सेड ओके। वापस 6 महीने बाद ठीक, फिर
तो ऐसा करके फिर एक टाइम के बाद समझ में आया भाई तू उल्लू बन रहा है तू सुधर जा। अरे यार ओहो। ये तो, लेकिन एक चीज सच है, ये बात 100% सच है कि आपके गाने में जो दर्द आता है, जो पेन आता है ना, वो दिल टूटने के बाद आता है। ये रॉकस्टार मूवी में बोला गया, जिसने भी लिखा है ना डायलॉग, एकदम करेक्ट लिखा है, एकदम करेक्ट लिखा है। क्योंकि मेरा जब पहली बार ऐसा दिल टूटा ना, मेरा क्या है, मैं मम्मी पापा से कुछ नहीं छुपाता, मैं बता देता था, मैंने बता दिया। मेरे बड़े भैया मिलने भी गए उस लड़की से, बड़े भैया ने बोला कि वो तेरे लायक नहीं है, भूल जाओ उसको। मैं कहा नहीं, नहीं हो सकता मुझसे ये, यूपी का बंदा हो। यूपी अरे यार मैं तो बंदा हूँ, वो बड़े बंदे भाई, उन्होंने जो सूता है मेरे को, बाप रे बाप। मेरी मम्मी ने भी बहुत सूता मेरे को, अच्छे खासे हाथ साफ किए मेरे घर वालों ने मेरे पे। फिर पता चला वो लड़की ही मीन्स ओके। अलग थी भाई। उस लड़की की एक फ्रेंड थी दीपिका नाम की, उसने मुझे अपने घर बुलाया, बोले भैया आप सिर्फ बैठो, सुनना, सब कुछ बोलना मत। तो मैं अंदर वाले रूम में बंद हुआ, ठीक, ये रूम है, ये खिड़की है, और इधर वो लड़की आई है, बैठी बात कर रहे हैं दोनों सहेलियां। भाई क्वेश्चन था कि सचिन से तुमको कैसे प्यार हो गया? बोले प्यार कौन करता है, मैंने उसको सिर्फ पटाया सिंगिंग सीखने के लिए। और भाई साहब ऐसा डेड बॉडी हो गया था मैं रूम के अंदर, बस खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये हुआ उसके बाद 1 साल, लिटरली 1 साल मैं किसी से मिला ही नहीं। बंद कमरे में, मतलब मेरे पापा मुझे पागल खाने तक छोड़ने के लिए रेडी हो गए थे कि इसको छोड़ो, ये घर गिरा देगा। मैंने दीवारों का प्लास्टर तोड़ दिया था यार, इतना प्रेमी है आप। मतलब बाप रे बाप। कसम से उस टाइम गाना लिखने के लिए नहीं लिखा नहीं, मैं चिल्ला चिल्ला के गाता था सिर्फ कि ये गला फट जाना चाहिए मुझे, मतलब खत्म हो जाना चाहिए गाना। कि गाने की वजह से आई थी ना, तो जब यही खत्म हो जाएगा तो कोई आएगा ही नहीं, ऐसा बन गया था मेरा उसको थॉट गाना प्रोसेस। गाने दिया, अब मैंने सिखाया, गाना सिखाया उसको। उसको कंपटीशन की तैयारी करवाई मैंने यार, साउंड वाउंड लगा के पूरा प्रॉपर म्यूजिशियंस बुला के कि भाई वो फेल नहीं होनी चाहिए, मैं हो जाऊं चलेगा, चलो। ये पागलपन था मेरा। 1 साल मैंने जो चिल्ला चिल्ला के गाया है, बाप रे। सुबह 8 बजे घुस जाता था ऊपर के रूम में, रात को 11-11 बजे तक चिल्ला ही रहा हूँ, बस गा ही रहा हूँ। इतना ऊपर ऊपर गा रहा हूँ कि मतलब इमेजिनेशन से परे, उतना ऊपर ऊपर गा रहा हूँ। उन्होंने गाया, उन्होंने गाया होगा अपने घर पे। हाँ ठीक है। बाद में जब मैं सारेगामा में आया, उनका वापस आया 4th टाइम, सॉरी। एक लड़कियां धोखा देते हैं या लड़का धोखा देते हैं? लड़कियां धोखा देते हैं या लड़का? यार दोनों देते हैं, दोनों देते हैं। दोनों देते हैं। ठीक है भैया। ऐसा बोल पाना बिल्कुल भी मतलब सही नहीं होगा ये कि लड़कियां धोखा देती नहीं, हैं। नहीं, मैंने लड़के भी देखे हैं। इस सभी का मेंटेलिटी अलग अलग होता है। नहीं, लड़के भी धोखा देते हैं, इवन लड़के, मैं परसेंटेज में नहीं बोलूँगा, हो सकता है परसेंटेज में कौन ज़्यादा है मालूम नहीं, पर इक्वली लड़कियां भी धोखा देती हैं, लड़के भी धोखा देते हैं। पर ठीक है यार, अगर एक आर्टिस्ट को धोखा मिल रहा है ना, तो वो धोखा नहीं, प्रसाद है उसके लिए। हाँ, सीरियसली, अगर एक आर्टिस्ट को धोखा मिल रहा है तो उसके लिए प्रसाद है ऊपर वाले का, ले ले। सभी को ऐसे ही सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। उस सभी वक्त को नहीं सोच सकता कोई, क्योंकि हाँ, पता है हाँ। एक चीज याद रखो आप, जब इंसान कुएं के अंदर गिरा होता है ना, तब उसको सिर्फ अंधकार नजर आता है, ठीक है। जब वो बाहर निकलता है, चटकती धूप लगती है, तब उसको लगता है कि नहीं कुआं अच्छा था, है ना, वो कंडीशन होती है भाई। उस वक्त पेन में नहीं समझ में आता, पर जब उस रास्ते से अपन आगे बढ़ जाते, पीछे पलट के देखते उसके बाद पता तब चल समझ में जाता आता है कि अच्छा ये इसलिए हुआ मेरे साथ क्योंकि मुझे ऐसा बनना ऐसा था। बनना था। ৰাইট, বহুত ভাল ভাল কথা কৈছে, খোলা হাঁহিৰে অন্তৰৰ পৰা, সঁচাকৈ বুজিবলগীয়া কথা। ठीक है भैया, आपने मुझे भैया बोल दिया, मैंने अभी आपको भैया बोल दिया। हम दोनों भाई भाई हैं। भाई भाई है। तो ये दोनों भाई अभी विदा लेंगे यहाँ से, लेकिन उसके पहले मैं और एक कुछ सुनना चाहता हूँ, प्लीज भैया। ओके। हे मेरे मालिक, दर्द वाला असमीज गाना कुछ ऐसा लिरिक्स मालूम 2 है? लाइनें ही आती हैं। कौन तुक सा? देखी मुर्गा केनेबा केनेबा लागे, बात। तुक देखी मुर्गा बस। केनेवा लगे। ओके। रे रे रे, देखो छोड़ के किस रास्ते वो जाते हैं,
सारे रास्ते वापस मेरे दिल को आते हैं प्रियसी नहीं सामने ये अलग बात है नहीं सामने ये अलग बात है मेरे पास है मेरे पास है तू मेरे पास है मेरे पास है तू मेरे पास है मेरे साथ है मेरे साथ है प्रियसी वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लास्ट में यही पूछना चाहता हूँ, कैसा लगा आपको? मेरे को तो बहुत मजा आया। थैंक यू। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हिंदी बोल रहे हो ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। বহুত ভাল दिल से লাগিলে। बहुत मैं अच्छा আছামিজ में बोल रहा हूँ। बहुत বেছি ভাল লাগিলে, ৰিয়েলি বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু ইমান ডাউন টু আৰ্থ ন, চ' সেইকাৰণে ভাল লাগিলে। धन्यवाद। असमीज में 2 बात बोल के जाइए आप। क्या बोलूँ आप बताओ। ऐसे बताइए, चक्रपाणी पराशर। मेरा नाम चक्रपाणी पराशर गोस्वामी है। शुक्रपानी पोरा पराशर तो पराशर ऋषि होते हैं ना, पराशर 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 अच्छा वापस पराशर। हाँ अच्छा जो चक्रपाणी शुक्रपानी पराशर अच्छा चक्रपानी पराशर हाँ ठीक ठीक चक्रपाणी पराशर का ये वार्तालाप बहुत अच्छा लगा। आप असमीज में ऐसे बोलिए, चक्रपाणी पराशर। पहले हिंदी में बोलिए। हाँ मैं कंफ्यूज हूँ। चक्रपाणी पराशर जी के साथ मुझे बात करके बहुत बहुत ज्यादा मजा आया। अरे भाई बोले अच्छा चक्रपाणी पराशर भाई के साथ मुझे बात करके बहुत मजा आया और मैंने बहुत एंजॉय किया, मैंने दिल से एंजॉय किया। अभी असमीज में ऐसा हो गया, चक्रपाणी भाईर লগত, चक्रपाणी भाईर লগত बोलिए बोलिए। चक्रपाणी भाईर লগত, लगत भाई 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 चक्रपाणी भाईर লগত, भाई लगत भाई र र र भाई रगत भाईर লগত। माँ कसम एक सेकंड चक्रपाणी भाईर লগত, भाई भाई बहन भाई भाईर बहन भाईर भाईर লগত लगत वार्तालाप কৰি चक्रपाणी भाईर लगत वार्तालाप करी बहुत ভাল লাগিল। बहुत ভালো লাগছে। বাকি মিলাই ল'ব আপোনালোকে। বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ, থেংক ইউ ছ' মাছ।